बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान इसमें और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 15 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, जहां अमेरिका की जानब से ईरान के ऊपर फिर से हमले किए गए हैं। मुसलसल 5वां दिन है कि अमेरिका की जानब से ईरान के आइलैंड्स को, ईरान की पोर्ट्स को, ईरान के डिफरेंट शहरों के अंदर डिफरेंट टारगेट्स को अमेरिका की जानब से हिट किया जा रहा है। और आज तो मैं आपको बता दूं कि 2 मरतबा, यानी कि रात के अंधेरे में भी और दिन की रोशनी में, बड़ी रेयर स्ट्राइक्स थी जो अब से चंद घंटों कबल अमेरिका की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं ईरान के ऊपर। ईरान की अथॉरिटीज़ की जानब से रिपोर्ट किया जा रहा है कि अभी तक होने वाले अमेरिका के हमलों के नतीजे में 31 सिविलियंस की शहादतें रिपोर्ट हो चुकी हैं और 250 से ज़्यादा ज़ख्मी भी हैं। ये मैं सिविलियंस का आपको बता रहा हूँ। आज होने वाले अमेरिका के हमलों के नतीजे में IRGC के 7 अहलकार भी शहीद हुए हैं। ईरान की जानब से जवाब भी दिया जा रहा है और ईरान जवाब में, आपको मालूम है कि गल्फ कंट्रीज़ के अंदर जो अमेरिका के अड्डे हैं उनको ईरान की जानब से हिट किया जा रहा है। कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, उर्दन के अंदर, कतर, ओमान, अच्छा तवातर के साथ ईरान की जानब से बहरीन, कुवैत और उर्दन को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। दरमियान में ओमान के ऊपर एक आधी स्ट्राइक और कतर के ऊपर एक आधी स्ट्राइक ईरान की रिपोर्ट हुई थी। बहरहाल ईरान के निशाने पर बहरीन है, उर्दन है और कुवैत है। कुवैत के अंदर जो अमेरिका का अड्डा है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। बहरीन के अंदर जो अमेरिका की 5th फ्लीट है उसको बहुत मरतबा ईरान की जानब से सक्सेसफुली हिट किया गया है। फिर उर्दन के अंदर जो अमेरिका का अड्डा है वहाँ पर भी नुकसान पहुंचा, अमेरिका के तैयारों को भी नुकसान पहुंचा और कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जो अमेरिका के फौजी हैं वो भी मारे जा चुके हैं, जिनकी लाशें एक्सपेक्टेडली अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो चोरी छुपे रिसीव भी करेंगे आने वाले दिनों में। तो अमेरिका के इन हमलों का, जिनका मकसद आपको मालूम है कि आबनाए हुर्मस का कंट्रोल संभालना अमेरिका के इन हमलों का मकसद था, तो अभी तक तो मकसद पूरा नहीं हुआ। आबनाए हुर्मस बंद भी है और ईरान के अंडर कंट्रोल भी है। ईरान की जानब से कुछ टैंकर्स को भी टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ईरान अपना कंट्रोल आबनाए हुर्मस पर जारी रखे हुए है। फिर कुछ एक्सीडेंट्स भी आबनाए हुर्मस के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। देखें कितना बड़ा जहाज है जो कि आबनाए हुर्मस के पानियों के अंदर डूबता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो आबनाए हुर्मस के अंदर जिस तरह की बदमज़गी है, तो इसका पूरी दुनिया के ऊपर आपको मालूम है कि किस तरह का असर पड़ता है। एनर्जी के क्राइसिस, फिर एनर्जी के जो प्राइसेस हैं उन पर कितना असर पड़ता है। लेकिन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को अभी तक ये बात समझ नहीं आई और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ब्लॉकेड है, जो ईरानियन ब्लॉकेड है, उसको अमेरिका की जानब से, मैं आपको बता दूं कि चंद घंटों कबल ही अमेरिका की जानब से इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। फिर अमेरिका की सेंटकॉम की जानब से बयान सामने आया कि 2 टैंकर्स को हमने वापस भी भेज दिया है, यानी कि ईरान को आने वाले या ईरान से जाने वाले जो टैंकर्स हैं उनको ब्लॉक करने के लिए ब्लॉकेड जो है वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से फिर से ये नाका जो है वो लगाया गया है। और 2 टैंकर्स को मैंने आपको बताया कि चंद घंटों के अंदर अंदर ही सेंटकॉम की जानब से कहा गया कि हमने डाइवर्ट कर दिया है। अच्छा, जो 20% फीस वसूल करने की बात अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से की जा रही थी, तो आपको मालूम होगा कि वो फीस वाले चक्कर से तो अमेरिका के सदर यू टर्न ले चुके हैं। जाहिर है कि जिस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा था चाइना से, गल्फ कंट्रीज से, पूरी दुनिया से जिस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा था, और ख़ुद अमेरिका के ऑफिशियल्स के जो बयानात हैं वो गर्दिश कर रहे थे। मार्को रूबियो का बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। मार्को रूबियो इस तरह की बातें कर रहे थे कि आबनाए हुर्मस एक आबी गुजरगाह है, कुदरती आबी गुजरगाह है और यहाँ से कोई भी फीस वसूल करना इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी। तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये म्यूजिक फेस किया गल्फ कंट्रीज से, चाइना से, पूरी दुनिया से कि भाई हम कोई फीस नहीं देंगे, बगैर फीस के ये आबनाए हुर्मस खुलवाओ क्योंकि तुम्हारी वजह से ये आबनाए हुर्मस बंद हुई है, तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि भाई फीस कोई नहीं लूंगा मैं, हाँ ईरान को आने वाले या ईरान से जाने वाले जो टैंकर्स हैं उनको अमेरिका की जानब से ब्लॉक किया जाएगा। अब ये यू टर्न अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों लिया, वजह क्या बताई अमेरिका के सदर ने, सुनिए उसके बाद बात करते हैं। I was called by different people, different countries, kings and emirs and all of the people that we all know and we all love, and they've been very strong partners, and they said we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars and continue our record setting, because there's never been a time like this with the United States, with the factories, with the plants, with everything else.
and we would like to invest tremendously in the United States as opposed to charging a fee. And I like that actually, because I don't think anybody should be able to charge a fee for the straight or for any other straight relationship in terms of other sections of the world. I don't think anybody should be really in that position. But we were doing it as a reimbursement. The Gulf states are going to invest a tremendous amount of money into the United States, and that was very satisfactory to me. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि इराक के प्राइम मिनिस्टर अली अल जैदी के साथ बैठे हुए थे। अच्छा, अली अल जैदी को लेकर और इराक को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। खैर, डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू आपने सुन ली कि डोनाल्ड ट्रंप ने वजह ये बताई कि जी गल्फ कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं, जो सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत वगैरह, इनके लीडर्स ने मुझे टेलीफोन कॉल करके मेरी रिक्वेस्ट की है कि ये फीस रहने दें, आप यूं ही आबनाए हुर्मस को खुलवाएं, ईरान से हमारी जान छुड़वाएं, और बदले में बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अरब कंट्रीज़ की जानिब से अमेरिका को दी जाएंगी, लेकिन फ़ीस नहीं दी जाएगी, ना ही गल्फ कंट्रीज़ की जानिब से, ना ही चाइना की जानिब से, ना ही दीगर कंट्रीज़ की जानिब से। चाइना की जानिब से भी मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ यूएन में बहुत ज़्यादा चाइना की जानिब से रिएक्शन सामने आया है, बल्कि चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से, और चाइना ने अमेरिका को ये पैगाम भिजवाया कि ये फ़ीस वाली कहानी इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है और इसको चाइना एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये वजह है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी फ़ीस वाली उस बात से पीछे हट गए। फिर डेमोक्रेट्स का भी मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, कांग्रेस का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जिस कांग्रेस को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो रीसेंट हमले हैं ये करने से पहले नोटिफाई किया था कांग्रेस को, और कांग्रेस के अंदर ये जो बहस है ईरान के खिलाफ इस जंग को लेकर, तो ये बहस डेमोक्रेट्स ने रुकवा दी है। डेमोक्रेट्स ने भी इसके खिलाफ वोट दिया है, कुछ रिपब्लिकन्स ने भी इसके खिलाफ वोट दिया है, और ये जो ईरान के खिलाफ नई जंग छेड़ने निकले हैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, तो डेमोक्रेट्स ने और रिपब्लिकन्स ने मिलकर ये जो बहस है ये रुकवा दी है, और इस जंग को रुकवाने की भी कोशिश की जा रही है। डेमोक्रेट्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का ना कोई गोल है और ना बाहर निकलने का इसके पास कोई रास्ता है। यह अपनाए हुर्मस के अंदर जाकर फंस चुका है और अब इसको बाहर निकलने का रास्ता भी कोई नहीं मिल रहा और इसका साथ भी कोई नहीं दे रहा। नेटो कंट्रीज भी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का साथ नहीं दे रहे। इवन कि मैं आपको बता दूं कि इसराइल की जानिब से अमेरिका को कहा गया कि भाई अपने तैयारे निकाल। जो बेन गुरियोन एयरपोर्ट है इसराइल का, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अमेरिका के 70 जो टैंकर तैयारे हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, और ये बड़ा बिजी एयरपोर्ट है इसराइल का, और जो मुसाफिर तैयारे हैं उनकी आमदोरफ्त में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। तो फिर इसराइल की जो मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से अमेरिका को कहा गया कि भाई यहाँ से ये तैयारे तो हटाओ। अब अमेरिका तैयारे हटाकर खड़े कहाँ करेगा? मशरिक वस्ता के अंदर अपने अड्डों पर तो अमेरिका तैयारे खड़े नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ तो ईरान के हमले जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया कि ईरान इन तैयारों को तबाह कर देगा। फिर जो नेटो कंट्रीज हैं, जो स्पेन है, जो इटली है, जो बरतानिया है, जो फ्रांस है, वो अमेरिका को इजाज़त नहीं दे रहे कि तैयारे नेटो बेसिस के ऊपर अमेरिका को खड़े करने की इजाज़त नहीं मिल रही। और इसराइल का एयरपोर्ट इतना सा है कि वो इन 70 तैयारों को खड़ा नहीं कर सक रहा। इसराइल तो अमेरिका के पास कोई बाहर निकलने का भी रास्ता नहीं है, यहाँ पर मौजूद रहने का भी अमेरिका के पास कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तो ये हालत है कि जो ब्लॉकेड है, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के सदर को इसके खर्चे की फिक्र पड़ी हुई है कि ब्लॉकेड हम जारी कैसे रखेंगे। अब ये नाका लगा तो दिया, लेकिन बड़ा खर्चा आएगा। मैं आपको बता दूं 21 जो जहाज हैं सेंटकॉम के मुताबिक वो यहाँ पर इस ब्लॉकेड के अंदर मौजूद हैं। फिर एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी मूव करने पड़ेंगे, मजीद फौजी भी मूव करने पड़ेंगे, तो उनके खर्चा पानी कहाँ से आएगा? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही है। ये जो जंग है उसका बोझ अमरीकियों पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, और डेमोक्रेट्स की जानब से इसलिए बहुत ज़्यादा एहतजाज किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कि भाई खर्चा कैसे पूरा करोगे तुम? तो पहले तो इसने अरब कंट्रीज की जेब से खर्चा निकालने की कोशिश की, या फिर पूरी दुनिया की जेब से, वो जो 20% फीस वाला इसने ऐलान किया था, तो वो कोशिश इसकी नाकाम हो गई। हालांकि मैं आपको बता दूं इसने 5 कंट्रीज का नाम लिया, और वो 5 अरब कंट्रीज थे। ये सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत, कतर वगैरह, इनका इसकी जानिब से नाम लिया गया कि कोई दे ना दे, लेकिन ये कंट्रीज तो फीस देंगे ना, इनकी तो मैं हिफाजत कर रहा हूँ। लेकिन इन कंट्रीज की जानिब से इनकार कर दिया गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने जवाब दे दिया, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इनकी जानिब से
इराक के प्राइम मिनिस्टर अली अल जैदी वाला जो स्टांस है वो भी इनकी जानिब से सामने आ सकता है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही हैं कि जनाब ये जो अड्डों के ऊपर नुकसान हो रहा है इसका खर्चा भी अरब कंट्रीज देंगे, फिर ये जो नाका है इसका खर्चा भी अरब कंट्रीज देंगे। तो इराक के प्राइम मिनिस्टर मैं आपको बता दूं अली अल जैदी, ये यंग है, ये 1986 की इनकी पैदाइश है और ये मई में इराक के प्राइम मिनिस्टर बने हैं अली अल जैदी। इनका जो फ़िरका है वो शिया है। ज़ाहिर है कि इराक के अंदर मैं आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर शिया होता है, फिर जो सदर है वो कुर्द होता है, फिर जो स्पीकर है वो अहले सुन्नत होता है। ये 2003 के बाद कानून या आइन तो नहीं है, हाँ एक इत्तफाक मौजूद है इराक के अंदर, क्योंकि शिया मेजॉरिटी कंट्री है तो प्राइम मिनिस्टर शिया मसलक से होता है और अली अल जैदी भी शिया फ़िरके से इनका ताल्लुक़ है। और अली अल जैदी ने व्हाइट हाउस का विजिट किया तो अली अल जैदी की जानिब से व्हाइट हाउस के अंदर ओवल ऑफिस के अंदर बैठकर एक बैलेंसिंग किस्म का जो स्टांस है वो अली अल जैदी की जानिब से सामने आया कि ईरान और अमेरिका को लेकर या फिर कुर्द्स के मामले को लेकर बड़ी बैलेंसिंग पोजीशन अली अल जैदी की जानिब से यहाँ पर दिखाई गई। और मैं आपको बता दूं कि इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। अली अल जैदी जो है वो फाइनेंस के शोबे से, बैंकिंग के शोबे से इनका ताल्लुक रहा है। तो अली अल जैदी की जानिब से कहा गया कि इराक अपनी हिफाजत खुद कर सकता है और इराक को अमेरिका के फौजियों की कोई ज़रूरत नहीं है। इराक के अंदर 2-2.5 हज़ार फौजी अमेरिका के हैं, लेकिन बदमज़गी क्रिएट करने के लिए आपको मालूम है कि 2-2.5 हज़ार भी काफ़ी हैं। और सितंबर 30 को ये जो 2,000-2.5 हज़ार अमेरिका का फौजी है ये भी यहाँ से चला जाएगा। और अली अल जैदी की जानिब से स्ट्रेट फॉरवर्ड ये अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को कहा गया कि बहुत शुक्रिया आपने इराक की हिफाजत की, अब इराक जो है वो अपनी हिफाजत खुद कर सकता है। और जो डिफरेंट धड़े हैं इराक के अंदर तो उनको डिसार्म करने या फिर साथ लेकर चलने की बातें अली अल जैदी की जानिब से की गई हैं यहाँ पर ओवल ऑफिस के अंदर बैठकर। और मैं आपको बता दूं कि जब आयतुल्लाह अली खामनाई का जस्द खाकी आपको मालूम है कि इराक भी ले जाया गया था, नजफ ले जाया गया था, करबला ले जाया गया था, तो एयरपोर्ट पर अली अल जैदी खुद आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद का जस्द खाकी रिसीव करने के लिए आए थे। और अब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इस तरह की बातें की जा रही हैं कि ये जो यंग प्राइम मिनिस्टर है अली अल जैदी, ये इराक को लेकर क्या इस बैलेंसिंग पोजीशन में इराक को लेकर आगे बढ़ सकेगा और क्या दीगर अरब कंट्रीज की जानिब से ये जो अली अल जैदी वाला स्टांस है इसको देखा जाएगा कि अली अल जैदी की जानिब से कहा गया कि अमेरिका के साथ मिलिट्री ताल्लुकात को रिप्लेस करके हम इकोनॉमिक ताल्लुकात की तरफ जा रहे हैं और अपनी हिफाजत हम खुद करेंगे। बहरहाल जो इकोनॉमिक ताल्लुकात हैं वो अमेरिका के साथ बहरहाल अली अल जैदी की जानिब से कहा गया कि कायम रहेंगे। और ईरान की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है दीगर अरब कंट्रीज से, ये जो कुवैत है, बहरीन है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, इवन के उर्दन को ईरान की जानिब से कहा गया कि वी लव यू, लेकिन आपका जो अड्डा है आपके कंट्री के अंदर उससे हम प्यार नहीं करते और उस अड्डे को हमारी जानिब से टारगेट किया जा रहा है। उर्दन के लोगों से हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उर्दन समेत जो दीगर अरब कंट्रीज़ हैं उनको ईरान की जानिब से फिर से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जनाब आप भी अमेरिका के फ़ौजियों को, अमेरिका की बेसिस को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दें, क्योंकि खित्ते के अंदर जो बदमज़गी है, जो जंग है, जो ईरान के हमले हैं इवन के अरब कंट्रीज़ के ऊपर, तो उनकी वजह सिर्फ ये अमेरिका की बेसिस हैं। अगर आपके कंट्रीज़ के अंदर ये अमेरिका की बेसिस ना हो तो आपको ईरान की जानिब से टारगेट नहीं किया जाएगा। इवन के ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची, मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर कबल कतर रवाना हुए हैं। कतर के जो फॉर्मर अमीर हैं उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार करने के लिए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो अब्बास अराक्ची हैं वो कतर पहुंचे हैं। ईरान के हमले भी मैंने आपको बताया कि कतर के ऊपर भी रिपोर्ट हो रहे हैं, कतर मीडिएशन भी कर रहा है, लेकिन ईरान के हमले कतर पर रिपोर्ट नहीं हो रहे। कतर के अंदर जो अमेरिका का अड्डा है वहां पर ईरान के हमले रिपोर्ट हो रहे हैं और ईरान का जो स्टांस है वो बिल्कुल क्लियर है। और अगर इराक वाला स्टांस ये दीगर अरब कंट्रीज भी अगर लेना स्टार्ट कर दें तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने ये जंग कल ख़त्म करनी है, वो आज ही ख़त्म कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि कल तो इसने जंग ख़त्म करनी ही है अमेरिका के सदर ने। जिस तरह की इसकी हालत है, मैंने आपको बता दिया कि कितने हमले हैं ईरान के, फिर कोई साथ नहीं दे रहा इसका। इवन कि इसराइल ने भी कह दिया कि भाई तैयारे यहाँ से हटा ले, और कोई भी इसके तैयारे खड़े करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो अपनी शिकस्त को तस्लीम करें या फिर ग्राउंड इन्वेजन की बातें भी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर की जा रही हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास एक ही ऑप्शन है, ये नाका और ये हमले
ایران کے اوپر جو امریکہ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں تو یہ ایران کی مزاحمت کو نہیں توڑ سکتے۔ اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے کامنٹس میں نے ریڈ کیے کہ ایران یہ کیوں نہیں کرتا، ایران وہ کیوں نہیں کرتا، ایران امریکہ کے جو جہاز ہیں ان کو کیوں نہیں اڑا دیتا، ایران اسرائیل کو کیوں نہیں اڑا دیتا۔ تو میں آپ کو بتا دوں، آپ کو بھی معلوم ہے کہ ایران اور امریکہ کا کمپیریزن نہیں ہے ملٹریلی۔ اگر ایموشنز کو سائیڈ پر رکھ کر دیکھیں تو ملٹریلی امریکہ اور ایران کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ ایران صرف ڈیفینڈ کر رہا ہے خود کو اور ریزسٹ کر رہا ہے ایران، اور بہت اچھے سے ڈیفینڈ کر رہا ہے، بہت اچھے سے ریزسٹ کر رہا ہے، بہت اچھے سے ریٹیلیٹ کر رہا ہے۔ یعنی کہ جتنا ان کا پاور کا کمپیریزن ہے، تو اگر اس کمپیریزن کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو ایران کی جانب سے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا جو ایران کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اور ایران کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر گراؤنڈ انویژن کی طرف امریکہ آتا ہے تو امریکہ کے فوجیوں کا قبرستان بنا دیا جائے گا، جو خارگ کا آئلینڈ ہے، یا پھر کسی بھی آئلینڈ کو اگر امریکہ کی جانب سے کنٹرول کرنے کی غلطی کی گئی یا یہ کوشش کی گئی تو امریکہ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور امریکہ کے صدر خود فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا کہ نہیں، گراؤنڈ انویژن امریکہ کے فوجیوں کو تو مرنے کے لیے میں نہیں بھیجوں گا، ہاں بہت ساری ایسی پارٹیاں ہیں جن کو میں گراؤنڈ انویژن کے لیے استعمال کر سکتا ہوں، لیکن کوئی بھی پارٹی اتنی پاگل نہیں ہے کہ موت کے منہ میں چلی جائے گی امریکہ کے کہنے پر۔ پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو کردز ہیں وہ امریکہ کا اسلحہ کھا گئے اور ایران کے اوپر کردز نے حملہ نہیں کیا کہ ایران سے ہم کیا لڑیں گے جس سے اسرائیل اور امریکہ نہیں لڑ سک رہے، تو کردز کیا لڑیں گے ایران سے۔ تو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو منصوبہ بتایا فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے، تو یہ منصوبہ بڑا بزدلانہ منصوبہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، جو کہ اگلے ہفتے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ منصوبہ امریکہ کی جانب سے امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ منصوبہ سنیے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کو لے کر گراؤنڈ انویژن سے پہلے امریکہ کے صدر کا کیا منصوبہ ہے، سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بتایا کہ جناب اگلے ہفتے ہم ایران کے پاور پلانٹس کو اور ایران کے بریجز کو ہماری جانب سے ٹارگٹ کیا جانا سٹارٹ کر دیا جائے گا۔ اور جب ماحول بنے گا، اینالسٹ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جب یہ ایران کو اتنا کمزور کر دے گا امریکہ، تو پھر یہ ایران کے خارگ آئلینڈ کے اوپر حملہ کرنے کا اور قبضہ کرنے کا منصوبہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کس طرح سے ریزسٹ کرے گا اور کس طرح سے ریٹیلیٹ کرے گا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کے کچھ ممبر پارلیمنٹس کی جانب سے ایران کو یہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ جناب ریجنل کنٹریز کے اندر جو امریکہ کی بیسز ہیں ان کے اوپر ایران کی جانب سے حملہ کر دیا جائے۔ اگر امریکہ ایران کے خارگ آئلینڈ کے اوپر حملہ کرتا ہے یا ایران کے اوپر زمینی حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، گراؤنڈ انویژن کرتا ہے، تو پھر ایران کو عرب کنٹریز کے اندر جیسے کویت کے اندر، بحرین کے اندر جو امریکہ کا اڈا ہے، وہاں پر حملہ کر کے امریکہ کے فوجیوں کو یرغمال بنا لینا چاہیے، اور ایران ایسا کر بھی دے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایران کی جانب سے یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عرب کنٹریز اپنے خطے کو اس لیول پر دیکھنے سے قبل کیا کرتے ہیں امریکہ کے خلاف۔ کیا عراق والا ایٹ لیسٹ جو علی الزیدی والا سٹانس ہے وہ کیا عرب کنٹریز کی جانب سے لیا جائے گا، یا پھر آبنائے ہرمز کی طرح یہ باب المندب کے بند ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیونکہ یمن کے حوثی مجاہدین کی جانب سے آپ کو معلوم ہوگا کہ سعودی عربیہ کے ایئرپورٹ کو ٹارگٹ کیا گیا، پھر یمن کے حوثی مجاہدین نے یہ جو باب المندب ہے اس کو بند کرنے کی وارننگ بھی دے دی ہے۔ پھر عراق کے اندر جو کتائب حزب اللہ ہے ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ اگر امریکہ نے اپنے یہ حملے جاری رکھے تو کتائب حزب اللہ اس جنگ کے اندر انٹر ہو جائے گی۔ پھر حزب اللہ کے بھی اس جنگ کے اندر انٹر ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، یعنی کہ پورے خطے کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ جو حرکتیں ہیں یہ اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہیں۔ اور اس دوران میڈیٹرز کی جانب سے بہرحال کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کی جانب سے، قطر کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے صدر ان کا نام لے کر، پاکستان کا نام لے کر، کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے میرے سے ریکویسٹ کی ہے اس لیے میں یہ جو ناکہ ہے وہ ختم کر رہا ہوں، یہ جنگ بند کر رہا ہوں، تو کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایکسپیکٹ دی ان ایکسپیکٹڈ، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ
ذہنی توازن اپنا کھو چکا ہے. ایران کے خلاف اس جنگ کو لے کر اس کو سمجھ نہیں آ رہی, یہ درجنوں اسٹریٹجیز تبدیل کر چکا ہے, لیکن اپنی شکست کو یہ فتح میں کنورٹ کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اگلا موو یا اگلا یو ٹرن کیا ہوگا. میں نظر رکھوں گا, آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.